माँ नमस्ते। विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। जी हाँ, मैं रीटा जी को माँ कहकर ही बुलाता हूँ। पहली मुलाकात रीटा जी से 1980 में ड्रामा स्कूल में हुई। तब वो मेरी मूवमेंट की टीचर थी। मैं उनको हिटलर मैडम कहा करता था। बहुत कड़क थी। जी हाँ, लेकिन उनकी क्लास में बहुत मज़ा आता था। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया। वो रीटा मैडम से माँ कब हो गई ये पता नहीं चला। खैर, ज़िंदगी के इस दौर में उनका आशीर्वाद है मेरे पर, और बहुत ही अपनापन दिया उन्होंने मुझे। एक बेटे की तरह प्यार किया है मुझे। घर जैसा रिश्ता है। प्रोफेशनली बोलूँ तो माँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने क्या, सबने सीखा है। जो भी एनएसडी में थे, जो मेरे सीनियर थे, जो मेरे जूनियर हैं, उन सब ने बहुत सीखा होगा। प्रोफेशनली जहाँ तक बात करें, माँ के साथ काम करने का ऐसा मौका तो नहीं मिल पाया। हालांकि मैंने बहुत सारे सीरियल किए, लेकिन कभी माँ के लिए कुछ निकल नहीं पाता था। तो बहुत अफसोस होता था कि मैं चाहता था माँ को लेना, कि किसी एक जगह मैं माँ को ज़रूर अपने सीरियल में लूँ। फिर एक फिल्म बन रही थी दरमियान, जहाँ मैं कर रहा था। तो जीनत की माँ का रोल आया सामने, और मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मैडम का नाम आया, उनका चेहरा आया, और मैंने कहा कि बस इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। और खैर, मैंने सजेस्ट किया और सबने मान लिया इस बात को, और फिर माँ ने वो रोल किया। लेकिन एक ये तो एक बहुत प्रोफेशनली, और चूँकि माँ एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं, डांसर हैं, एक कंप्लीट पर्सनालिटी है थिएटर की और कला जगत की बोले तो। लेकिन एक जो मैंने उनके लिए, और एक उनका एक कहूँगा एल्बम किया, म्यूज़िक एल्बम, ठुमरी रिवाइज्ड। अब उसकी एक बहुत अच्छी कहानी है। हुआ ये था कि मैं काफ़ी दिन काम करते करते मुझे लगा कि कहीं और कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैंने एक स्टूडियो डाल दिया। बहुत फ्रेंड्स ने बोला कि यार एडिटिंग स्टूडियो डाल दो। फिर कुछ लोगों ने बोला यार उसमें पैसे नहीं मिलते हैं, जो कि वो मेरा भी अनुभव था कि मैं खुद पैसे नहीं दे पाता था एडिटिंग रूम के। तो लोगों ने ये बोला कि आप राजेश जी एक काम कीजिए, रिकॉर्डिंग स्टूडियो डालिए। उसमें क्या होता है कि आपको पैसे तुरंत मिलते हैं। आपने काम ख़त्म किया, आपको पैसे मिल जाते हैं। वो ये आइडिया मुझे अच्छा लगा, और मैंने एक 96 में मैंने स्टूडियो डाला। खैर, वो स्टूडियो धीरे धीरे अच्छा चलने लगा, और बहुत काम हुआ स्टूडियो में मेरे, और मैंने भी काफ़ी इंटरेस्ट लेके उसमें किया। तो मेरा दोनों चल रहा था कि डायरेक्शन जब काम होता था डायरेक्ट कर लेता था, और नहीं तो मैं स्टूडियो संभालता था। सो एक दिन माँ का फ़ोन आया मेरे पास कि मैं आ रही हूँ मिलने के लिए तुझसे। तो मैंने कहा आ जाइए। मैंने कहा आप स्टूडियो आ जाइए माँ। तो वो कुछ 6 साढ़े 6 बजे आ गई। मेरा काम उसी वक्त पैकअप हुआ था। तो बैठी, मैंने कहा क्या खाएंगी, क्या पियेंगी आप? मैंने कहा जो तेरी मर्जी आए तू कर। तो मैंने खैर इंतज़ाम किया। बैठे बातें करने लगे। तो मैं कुछ लेने बाहर गया, तो माँ अंदर डबिंग रूम में कुछ गाने लगी, गुनगुनाने लगी। और मुझे जो ड्रामा स्कूल के का एक जो मोमेंट था, जब मोमेंट्स की क्लास ख़त्म होती थी, हम सब लोग शवासन में लेट जाते थे, तो उसमें फिर माँ की कुछ ठुमरी या कुछ ऐसे नोट्स होते थे, म्यूज़िकल कुछ आलाप होते थे विलंबित में, बहुत ही खूबसूरत लगते थे। ऐसा लगता था बस सो जाओ, और सो भी जाते थे हम सब लोग कभी कभी। एक एक्सपीरियंस था वो भी। एनीवे, फिर मैंने सुना और मुझे पता नहीं क्या लगा। मैंने कहा मैं इतने साल से माँ को जानता हूँ, लेकिन मैंने बहुत लोगों को रिकॉर्ड किया। गुलजार साहब का बहुत फेवरेट स्टूडियो था मेरा, उन्होंने कम से कम 12-13 साल मेरे साथ काम किया।
लेकिन मैंने कहा माँ को कभी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया यार, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैं अंदर भागा भागा गया, मैंने कहा माँ एक मिनट, मैं माइक लगाता हूँ और आप फिर गाइए। उन्हें कहा नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं माँ प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए गाइए ना, प्लीज़ मेरे लिए गाइए। खैर मैंने माइक लगा दिया, मैंने कहा आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आपको आप जैसा गा रहे हैं गाइए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपको। और मैंने एक तानपुरा लगा दिया। उसके बाद क्या था, माँ ने जो ठुमरी, दादरा, कजरी क्या गाया है उन्होंने। हालांकि उस था नहीं मेरे पास उस वक्त, कोई संगत नहीं था, लेकिन माँ की आवाज़, माँ की गायकी और उनका भाव, वाह वाह माशाल्लाह, क्या बात है क्या बात है। मैं तो धन्य हो गया था उस दिन। खैर उन्होंने 7-8 ट्रैक गाए, अब गा तो दिया उन्होंने। मैंने कहा चलो मेरे पास ये एक खजाना है। फिर बात आई गई कि फिर मैं बहुत दिन तक सोचता रहा, मैंने कहा इसका कुछ करना चाहिए यार। मैं जब भी सुनता था मुझे लगता था कुछ करना चाहिए। फिर मुझे लगा कि मैं किसी तबले वाले को बुला के, सारंगी वाले को बुला कर ये ट्रैक कंप्लीट कर दूँ, अच्छा लगेगा। लेकिन फिर लगा कि नहीं यार, वो तो फिर वैसे ही हो जाएगा, नॉर्मल सा ट्रैक जैसे लाइव में गाते हैं। फिर मेरे दिमाग को समझ में नहीं आता, मैंने कहा कुछ अलग करूं। लेकिन अलग करना बहुत रिस्की था। मैंने कहा बहुत मुझे जूते पड़ेंगे। कि माँ के कुछ ही किसी गाने को मैं छेड़छाड़ करूं और वो भी ट्रेडिशनल, तो मैंने कहा बहुत मार खाऊंगा मैं। एनीवे मैंने रिस्क लिया, मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक ट्राई करता हूँ मैं। तो मैंने ट्रैक निकाला, ये 2-3 साल के बाद मैं बोल रहा हूँ, गाना गाने के 2-3 साल के बाद मैंने एक दिन बैठा, मैंने ट्रैक निकाला और मैंने कहा चलो इसको रिदम लगाता हूँ। तो वेस्टर्न रिदम लगाना शुरू किया उसके ऊपर मैंने, और थोड़ा टेम्पो में इधर उधर था तो काट के आगे पीछे करके उसको प्रॉपर टेम्पो में की, प्रॉपर एक टेम्पो बन गया उसका। और फिर मुझे लगाते लगाते लगा कि यार ये बहुत अच्छा लाउंज म्यूज़िक हो सकता है, क्योंकि ये है भी कुछ आधे घंटे का। तो मैंने कहा इसको मैं खींच के कर दूंगा, कुछ एडिट कर दूंगा, तो ये आधे 40 मिनट का एक बहुत अच्छा लाउंज म्यूज़िक हो सकता है। लेकिन मुझे डर ये था कि माँ को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल ही अलग सोच थी मेरी। तो मैंने कहा कि चलो एक रिस्क तो लेता हूँ मैं, लेकिन मैं थोड़ा इसको और सजा के सुनाता हूँ उनको, अगर वो अच्छा लगा तो फिर आगे जाऊँगा मैं। फिर मैंने पूरा एक रिदम लगाया, और फिर उस वक्त मेरे एक फ्रेंड थे, हैं मतलब थे कि आप बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं, प्रधान जी। तो उन्होंने, वो बाई चांस किसी काम से आए थे मेरे पास, तो उनको सुनाया। मैंने कहा यार ये ज़रा बताओ ठीक लग रहा है ये। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा ट्रैक है और रिदम तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। तो मैंने कहा रिदम लग तो अच्छा रहा है। तो मैंने कहा एक काम कर सकते हो, थोड़ी हेल्प करोगे मेरी, थोड़ा इसमें हारमोनियम, थोड़ा गिटार कुछ ऐसा भर दो कि थोड़ा सा सुनाने लायक हो जाए ज़रा, उसके बाद काम करेंगे इस पर। तो सुभाष ने, वहाँ सुभाष प्रधान, तो सुभाष ने बोला कि मैं कर देता हूँ ऐसा क्या। मैंने कहा पैसे तो मैं नहीं मांगना, कि मेरी माँ का काम है, याद रखना, तो क्योंकि मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। आर्य ने कहा हटाओ, ये तो माँ का काम है, तो ये क्या बोलना है, और मुझे पता है इनके बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। शी इज़ वेल नोन सिंगर, सो कोई किसी को नाम बोलिए तो सबको पता चल जाता है। एनीवे फिर उसको लगा के थोड़ा सजाया, फिर माँ को बोला कि माँ एक बार आप आएंगी। सोने का अच्छा, मैं तो तब दिल्ली में रहती थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आऊँगी मुंबई तो ज़रूर आऊँगी, मैंने कुछ सुनाना है, आप आइएगा, जब भी आए तो आप आइए। एनीवे कुछ 1-2 महीने के बाद वो आई, लेकिन उनको याद था कि मैंने बोला था कुछ सुनाना है। तो आई, उन्होंने कहा सुनाओ क्या सुनाता है। तो मैंने कहा कि मैं पहले भी माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे कि अगर कुछ गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा बिना आपकी आज्ञा के मैंने ये लिबर्टी ली है। मैंने कहा सुना तो पहले तो मैंने लगा दिया। अब मैं उनका रिएक्शन देख रहा था कि थोड़ी देर के बाद उनकी आंखें बंद हो गई और सुनने लगी, और जब वो ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तूने बिल्कुल चेंज किया है, कोई डाउट इसमें नहीं है कि बिल्कुल ही इंडियन तो लग नहीं रहा है, पूरा वेस्टर्न। मैंने कहा हाँ, थोड़ा मैं पूरा इसको वेस्टर्न ही करना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा तो। उन्होंने कहा ईगो है, तो मुझे एक करके बता, फिर बताती हूँ मैं। मैंने कहा बहुत रफ है, मुझे थोड़ा करना पड़ेगा इस पर काम। एनीवे बात हो गई। उसके बाद मैंने अपने एक फ्रेंड है मेरे,
सुभाष प्रधान, एक तो ये थे गिटार के। फिर मैंने एक फ्रेंड है मेरे, संतोष नायर, बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं, बहुत अच्छे कंपोज़र हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, घर जैसे। मेरे साथ जितने लोगों ने काम किया इस रिविज़िट में, ठुमरी रिविज़िट में, बहुत ही घर के लोग थे। फिर मैं संतोष को बुलाया, मैं संतोष ये छोटा सा काम है, करना पड़ेगा थोड़ा इसको। अरे उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, माँ का काम है तो क्यों नहीं करूँगा, सब लोग मिल के कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। ये नहीं हो, कोई घर ले गया, उन्हें थोड़ा प्रोग्रामिंग किया उसके ऊपर। फिर मैंने क्या किया, उसको एडिट करके जगह बनाया, कहाँ कहाँ म्यूज़िक आना है, कहाँ फिलर आएगा, म्यूज़िक की जगह बनाई मैंने। और फिर मैंने कहा कि अब मुझे थोड़ा म्यूज़िक बजा ले दो, वापस फिर इसको प्रोग्रामिंग करेंगे। फिर सुभाष को बुलाया, मैंने कहा भाई तुम गिटार बजाओ, फ्रीलांस बजाओ, काटूंगा मैं इसको, मैं अपने हिसाब से बना लूँगा इसको जगह। क्या सुभाष ने बहुत अच्छा गिटार बजाया उसमें, कोई एक फ्रीलांस की तरह, एक जैमिंग की तरह पूरा एक माहौल क्रिएट किया। उसके बाद मैंने पारस नाथ को बुलाया फ्लूट के लिए। पारस को सुनाया तो क्या राय जी बहुत अच्छा ट्रैक हो गया ये तो। मैंने कहा अच्छा तो लग रहा है यार, थोड़ी अब तुम्हारी कलाकारी दिखाओ इसमें। पारस ने फ्लूट बजाया और कमाल का बजाया, हेड्स ऑफ टू। कभी आप सुनिए ट्रैक तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और पारस के बाद मैंने उसको वापस री एडिट किया, पूरा एक ट्रैक बनाया, उसको सजाया उसको पूरा। उसके बाद फिर वापस मैं संतोष को बुलाया, मैंने कहा नाउ हारमोनीज और ये सब आप भरो इसमें। एनीवे वो एक अच्छा हुआ। उसके बाद फिर मैंने एक रफ बैलेंस किया उसको और फिर माँ को सुनाया। मैंने कहा माँ सुनो आप इसको। और उनके चेहरे को देख के लगा कि माँ रियली बहुत खुश है। और वो मेरी ज़िंदगी का एक, मैं बहुत म्यूज़िक के मामले में ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूँ कि म्यूज़िक बहुत अच्छा मैं कुछ सीखा है, लेकिन थोड़ा सा बिकॉज ऑफ डूइंग लॉट ऑफ पीपल, वर्किंग विद सो मेनी पीपल, सो ग्रेट पीपल, सो थोड़ा सीखने को मिला सबके साथ। और वो इस तरह एक अच्छा गाना बना। फिर मैंने बोला कि माँ अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आगे बढ़ूँ। उन्होंने कहा कर तुझे जो करना है। इस तरह करके वो 6-7 गाने जो बने, हालांकि मेरे पास 3-4 और पड़े हुए हैं। और मैं बहुत ट्राई कर रहा था उसको बुधवार में डालने के लिए, लेकिन माँ ने शायद टाइम्स को सुनाया और टाइम्स ने उसी वक्त हाँ बोल दिया और मुझे फ़ोन आया कि तुरंत ट्रैक का सीडी बना के आप दे दो। तो फिर मैंने टाइम्स को दे दिया वो, और वो रिलीज़ भी हुआ और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। मेरा एक माँ से एक म्यूज़िकल रिश्ता जो था, ये मैं आपको बताना चाहता था। शायद ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मैं और माँ को, जो मेरा एक ये कहिए गुरु दक्षिणा करके था, जो भी था, लेकिन माँ ने मुझे आज्ञा दिया एक नए ढंग से उसको पेश करने का। वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे पता है कि उसको जो उसका ओरिजिनलिटी को छेड़छाड़ करना बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। हालांकि उसके बाद ये सुनने के बाद मुझे बहुत सारे 2-4 और प्रोजेक्ट भी आए करने के लिए, लेकिन मैंने किया नहीं। मैंने कहा नहीं, मेरा ऐसा फूटे हुआ नहीं है, मेरा अलग काम है। सिर्फ एक काम किया था मैंने, एक फिल्म का गाना था। उन्होंने कहा नहीं, मेरे अच्छे दोस्त थे, उनका एक इसी तरह का एक ट्रैक किया। तो ये एक जर्नी थी और आज भी वो जर्नी कायम है। जब भी दिल्ली जाता हूँ तो माँ के पास ही रुकता हूँ मैं। और फिर उनकी जो आव भगत है वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और कभी मुंबई माँ आती तो मेरे पास आती है, ज़रूर मिलने आती है। और काफ़ी दिनों से चला, हालांकि ये कोविड की वजह से कभी मुलाकात नहीं हुई। माँ फ़ोन तो बात होती रहती मेरी, और कलकत्ता में है। लेकिन माँ जब भी आप दिल्ली आओ मुझे बताना, मैं ज़रूर मिलने आऊँगा आपसे, क्योंकि मिले हुए बहुत दिन हो गए। फ़ोन पे तो बात होती है, लेकिन आपके दर्शन भी होने बहुत ज़रूरी हैं। ओके माँ, आप स्वस्थ रहें, ईश्वर से यही प्रार्थना है मेरी। और आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। नमस्ते माँ।